हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे EVS पर्यावरण अध्ययन क्लास 5। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज हमारे टॉपिक की जो शुरुआत होगी वो पर्वत। आज हम लोग पर्वत के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स, यानी कि बलित पर्वत, भंसोद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत क्या होते हैं? बलित पर्वत हिमालय तथा आल्पस बलित पर्वत हैं। हिमालय पर्वत और आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। हिमालय पर्वत एशिया में। जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। हिमालय तथा आल्पस पर्वत कैसे हैं? बलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है शंक्वाकार है, इस टाइप का, शंकु के आकार का। ठीक है, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। ब्लॉक माउंटेन्स, अब हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। राइट, नेक्स्ट पठार। पठार क्या कहते हैं? पठार प्लेटू। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। देखिए फिगर में दिख रहा है उठी हुई, इस टाइप की, ऐसे पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर के लेकर कई हजार मीटर तक होती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार, अफ्रीका का जो पठार है सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। जलवायु, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा होती है। एवरेज को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या होता है? अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की एवरेज औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु बहुत लंबे समय बाद चेंज होती है। ठीक है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि जो है वर्षा पर निर्भर है। किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। अगर आपसे पूछा जाए जलवायु ऊंचाई पर डिपेंड करती है, दूरी पर डिपेंड करती है, समुद्र से उच्चवाच पर निर्भर करती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। पहले चेरापूंजी था, अब जो है मासिनराम, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहीं पे याद रखिएगा, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट याद रखिएगा 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन होता है यानी कि जंगल में बहुत अलग अलग प्रकार के जीव निवास करते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात के वन में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के वन में, गुजरात के गिर वन में। ठीक है,
गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडे, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊंट कहाँ होता है? पाए जाते हैं भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में। कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। जंगली बकरी, हिमतेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करेल प्रमुख हैं। कोबरा एवं करेत, ठीक है, कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। कुछ पक्षी, पिंटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओसरिपे, लिटिल इंस्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल इंस्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ठीक है। भूकंप के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूपर्पटी, ज्वालामुखी वल्कनो भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार स्थल मंडी प्लेटों के गत करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन, वाइब्रेशन होता है। जब जो प्लेटें होती हैं वो गत करती हैं तो उनमें वाइब्रेशन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, ओरिजिन केंद्र, जहां से कंपन स्टार्ट होता है उसे ओरिजिन केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। राइट। एक उद्गम पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ से कंपन स्टार्ट होते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकट में ही एक अधिकेंद्र होता है। ठीक है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या है? भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। भूकंप मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ, इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिसे भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है। जिसकी तीव्रता 2 होती है वो ना के बराबर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 5 होती है तो वस्तुओं को गिरा सकता है। 5 के एबव जो होता है तीव्रता शक्तिशाली होता है वो भूकंप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नदी। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। ठीक है। क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है। मिट्टी कटने लगती है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है। नदी के उत्थित तटों का तटबंध, नदी के जो उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह पर डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है। नदियाँ क्या बनाती हैं? नदियाँ अपने डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती।
सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज यह छोटी नदियाँ होती हैं। मान लीजिए जैसे गंगा नदी है, गंगा की सहायक है यमुना नदी, तो क्या इसको कहते हैं, ये सहायक है, ट्रिब्यूटरी है इसकी, किसी में मिल जाना, मिल के आगे बहना। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहा कर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा जो उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर डिपेंड करती है। जो वनस्पति की वृद्धि है वो तापमान एवं नमी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। यानी कि जो वनस्पति में जो भिन्नता होती है वो स्थान के अनुसार होती है, मिट्टी के अनुसार होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उन्हें घास स्थल कहा जाता है। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। वन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पॉइंट 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। यानी कि सदा हरे भरे रहने वाले वन सदाबहार वन कहलाते हैं। राइट। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, हार्डवुड ट्रीज जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये सदाबहार में आते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट, एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। कौन सा? एनाकोंडा सांप। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पॉइंट 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, यानी कि पर्णपाती पत्तियां अपनी गिरा देते हैं ये, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। पॉइंट 3, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टी जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यह उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच।
आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। भूमध्य सागरीय वृक्ष। भूमध्य सागरीय वृक्ष, भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्प उत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है। विश्व का फलो उद्यान किसे कहा जाता है? विश्व का फलो उद्यान भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। शंकुधारी वन, पॉइंट 5, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 अंश में भूमध्य शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 अंश में शंकुधारी वन, भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिक, ध्रुवीय बालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। घास स्थल, अब हम लोग डिस्कस करेंगे घास के स्थल। पॉइंट 1, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी एक तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास स्थल कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण जो घास स्थल होता है, ये जो होता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ? रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी, बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। वर्षा कम होती है तो कटीली झाड़ियाँ जैसे वृक्ष होते हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर। पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। आगे सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को विली कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डान, घास के मैदान को डान कहा जाता है। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।